हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फैफाना पर। मैं मुकेश पुरी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स जो हैं वो। एडवांस मैथ्स में हमारे पास जो टॉपिक आते हैं पहले मैं उनकी चर्चा करूंगा। एडवांस मैथ में मुख्य रूप से टॉपिक जो है ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, मेंसुरेशन, आयतन और क्षेत्रमिति वाले जो क्वेश्चन है वो, उसके बाद नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक्स जो हैं ये एडवांस मैथ में आते हैं और इनका वेटेज जो है एग्जाम में काफी ज्यादा रहता है। आजकल कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये ट्रेंडिंग है भी, जो एडवांस मैथ का पोर्शन है वो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है और अर्थमेटिक जो भाग है यानी प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज वाले जो सवाल है वो काफी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं एडवांस मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज में हम लोग शुरुआत करेंगे अपने बेसिक्स से और इसे हाई लेवल तक यानी जितने लेवल तक के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां तक जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कोई भी थ्योरम वगैरह होगी यानी कोई इसमें एडवांस मैथ में क्या रहता है, बहुत सारी थ्योरम रहती है, प्रमेय रहती है, उन्हें हम लोग प्रूफ के साथ यानी उनका प्रूफ भी है वो हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, जिससे क्या होगा बेसिक्स जो है वो आसानी से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से शुरू करने वाले हैं और अपना सबसे पहला यानी ज्योमेट्री में सबसे पहला जो भाग है वो है अपने पास वृत्त यानी सर्कल। तो सबसे पहले भाग यानी सर्कल से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें भी वृत्त होता क्या है, वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त देखिए, मान लिया ये कोई बिंदु है अपने पास और इस बिंदु पर समान दूरी पर स्थित ये विभिन्न बिंदु हैं और इन बिंदुओं का बिंदु पथ जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ जो है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, जैसे ये बिंदु था और इससे समान दूरी पर स्थित ये बिंदु हैं तो इनका बिंदु पथ जो है इसे क्या कहेंगे, हम लोग वृत्त कहेंगे। ये क्या बनेगा, अपने पास एक वृत्त बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो निश्चित सेंटर, इसे तो मैं दोबारा बना देता हूं बढ़िया सा एक, ये अपने पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और इसका ये जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, हम लोग केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। ठीक है, केंद्र ओ है और ये जो रास्ता है जो इसके चारों ओर समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ है इसे बोला जाता है वृत्त की परिधि। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं या इसे परिमाप कह दें। ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है भी, ये हो गया इसका परिमाप। अब देखिए, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये रेखा है, ये बिंदु ए मान लिया मैंने, तो इसे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं, भी त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसे क्या कहेंगे, हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और इस वृत्त द्वारा यानी इस वृत्त ने जितना ये भाग घेरा है, ये जो भाग घेरा है इसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसे कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है भी, हमने क्या पढ़ा है, किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो वह निश्चित बिंदु जो होगा उसे क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। बिंदु पथ जो होगा उसे कहेंगे वृत्त की परिधि। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसे कहेंगे वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, और वृत्त जितना स्थान घेरता है, क्षेत्रफल, उसे क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, यह तो था सामान्य जानकारी। इसके बाद देखिए मुख्य बात पर आते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास जीवा। जीवा क्या होती है, कोल्ड
जीवा यानी कॉर्ड। जीवा किसे कहेंगे? देखिए ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र O है। अब मान लिया एक ऐसी रेखा खींच दी मैंने जिसके दोनों अंतिम बिंदु जो है, जैसे ये A है और ये B है, दोनों अंतिम बिंदु, ठीक है ना, कोई रेखाखंड है और उस रेखाखंड के दोनों अंतिम बिंदु यदि वृत्त की परिधि पर स्थित हो, अंतिम बिंदु यदि वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे? उस रेखाखंड को क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे, वृत्त का कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु, ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे, ठीक है ना। यह वृत्त का केंद्र है O। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। इसके बाद क्या आता है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा जो वृत्त को कोई एक बिंदु पर स्पर्श करे, ऐसी रेखा जो वृत्त को कोई एक बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे ये है, कोई रेखा है और इस बिंदु पर वृत्त को क्या करिए? स्पर्श कर रही है, इस बिंदु पर P पर। तो ये रेखा मान लिया, ये बिंदु मान लिया मैंने M है और ये मान लिया PQ। तो ये PQ जो है वो क्या है? एक स्पर्श रेखा है। PQ क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ठीक है भी। इसके पश्चात आता है छेदक रेखा। नंबर 3 पर आता है अपने पास छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दे, ठीक है ना, वृत्त के अंदर से गुजरे। जैसे ये रेखा है, ये मान लिया मैंने कोई रेखा है CD मान लिया, और ये CD जो है वृत्त को दो भागों में काटती हुई जा रही है, वृत्त को दो भागों में प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। ये क्या है? वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त की छेदक रेखा, ठीक है। दोबारा देखिए क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले पढ़ा जीवा। जीवा क्या होती है? ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु, ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे कहेंगे वृत्त की जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है भी। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास। यहां लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। डायमीटर बोलते हैं इसे, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर। और डायमीटर जो यानी व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कैसे होता है दुगना? देखिए ये बिंदु O है, ये मान लिया मैंने कोई बिंदु N है, ठीक है। तो ON क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ON क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक है। और ये बिंदु O है और यहां से देखिए ये बिंदु मान लिया मैंने O है, R मान लिया, तो OR जो है वो भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये दोनों त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो दोनों मिलकर क्या बनी? RN जो है वृत्त का व्यास बना, और ये त्रिज्या प्लस त्रिज्या यानी त्रिज्या का कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, या फिर यूं कहें त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, ठीक है ना। ये था अपने पास जीवा। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे ये PQ रेखा है तो ये M पर स्पर्श कर रही है। PQ रेखा क्या है? M पर स्पर्श कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल, या वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या बोलते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये PQ क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर आता है छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दे या दो भागों में प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त की छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे CD जो है वृत्त की क्या है? छेदक रेखा है। एक ये छोटा वाला भाग और ये बड़ा भाग, यानी दो भागों में इसने विभाजित कर दिया, ठीक है। छेदक रेखा जो है वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। तो बड़ा वाला भाग जो होता है, जैसे ये बड़ा वाला भाग है नीचे वाला, ठीक है,
तो ये बड़ा वाला भाग होगा उसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड। छेदक रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड और छोटा भाग, ये जो भाग है ये छोटा भाग है, इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ठीक है, छेदक रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड और छोटा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है भी। इसके पश्चात बात आती है भी, इस जीवा द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं, किस प्रकार ये जीवा जो है, इस जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जीवा की बात करते हैं सबसे पहले कॉर्ड की। बिंदु O है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये मान लिया मैंने कोई मेरे पास जीवा है AB। जीवा क्या है? AB है। ठीक है, अब ऊपर वाला भाग जो है ये क्या है अपने पास? ये भाग जो है वो दीर्घवृत्तखंड है। दीर्घवृत्तखंड। और ये भाग जो है वो लघु वृत्तखंड है। दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, एक ही जीवा द्वारा, जैसे ये जीवा है, इस जीवा द्वारा यहां पर मैंने कोण बना दिया कोई, ये बिंदु P मान लिया, एक कोण ऐसे बना दिया यहां पर, ये बिंदु मान लिया Q है। तो कोण APB जो है, ये कोण APB बराबर होगा किसके? कोण AQB के, कोण BQA के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा इसका कारण देखिए, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में, जैसे ये AB जीवा है जो दीर्घ वृत्तखंड में दोनों कोण बना रही है P और Q, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं भी? समान होते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने पास जीवा थी, इसने दीर्घ वृत्तखंड में एक तो कोण बनाया APB और दूसरा BQA बनाया, तो ये दोनों कोण क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आता है भी क्यों ये समान रहेंगे, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसे सिद्ध करते हैं हम लोग। किस प्रकार से सिद्ध करें भी ये दोनों कोण बराबर आ जाएं, तो वो समझिए पहले। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, चलो यहीं पर बता देता हूं मैं। देखिए, ये मान लिया अपने पास कोई जीवा है, मान लिया मैंने PQ मान लिया, ये जीवा क्या है? PQ। इस जीवा PQ द्वारा ये जो कोण बना, यहां पर मैंने M ले लिया और एक कोण यहां पर बनाया मैंने, ये ले लिया N। ठीक है, अब देखिए, कोण PMQ, कोण PMQ यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एक जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लिया ये कोण यदि थीटा है और ये कोण अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ये कोण मान लेता हूं मैं स्मॉल a मान लिया, ये कोण मान लिया स्मॉल b,
और इस जीवा द्वारा कोई मैंने ऐसे ही कोण बना लिया जो दीर्घवृत्तखंड में बनाया और इसे मान लिया मैंने अल्फा है, तो मैं क्या कहूंगा, देखिए जीवा ए बी है, जीवा ए बी द्वारा कोण ए और अल्फा इन दोनों का योग क्या होगा, ए प्लस अल्फा बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार कोण बी और अल्फा का योग भी कितना होगा, कोण बी और अल्फा का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल पुट कर सकता हूं, यानी ए प्लस अल्फा बराबर है किसके, बी प्लस अल्फा के, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है मेरे पास, ए बराबर बी। कोण ए क्या है, ए पी बी, तो कोण ए पी बी बराबर है किसके भी, कोण बी क्यू ए के, बी क्यू ए के, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण हमेशा समान होते हैं। जितने भी कोण बनेंगे सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे यहां बना दे, चाहे कोई भी कोण बना दे, तो सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है भी। दूसरी बात हमने क्या सीखी है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये थीटा कोण बनाया और ये अल्फा कोण बनाया, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं भी आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, जीवा पर ही एक पूछा जाता है अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है भी, समकोण होता है। यहीं पर लिख देता हूं मैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसी से रिलेटेड है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यह मान लिया मैंने व्यास है और हमें पता है भी व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये ओ वृत्त का केंद्र है, ये ए है, ये बी है। अब ये और ये दोनों वृत्तखंड जो है वो क्या है, समान है, समान वृत्तखंड, समान वृत्तखंड। और समान वृत्तखंडों में बने कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे एक कोण मान लिया मैंने ये है, इसे मान लिया मैंने अल्फा है, और यहां पर कोई दूसरा कोण मान लिया ये है मेरे पास थीटा। मुझे पता है एक ही जीवा द्वारा लघु और दीर्घ वृत्तखंड में बनाए गए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस थीटा बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। लेकिन ये दोनों कोण क्या हैं, समान वृत्तखंड में बने, और समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होंगे, समान होंगे। क्योंकि अल्फा बराबर है किसके, थीटा के, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2 अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के, और अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी 90 डिग्री है और थीटा की वैल्यू भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये ए बी व्यास हो गया। तो देखिए ऊपर वाला सिर्फ बात करूं तो ये क्या है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है ना। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्यों समकोण होता है, इसका कारण हम लोगों ने जान लिया भी क्या है, समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होंगे, समान होंगे। और ए बी व्यास जो है वो वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है, तो अल्फा और थीटा का मान क्या होगा, समान होगा। और ए बी एक जीवा है, तो अल्फा और थीटा का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब अल्फा की जगह या थीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया, तो 2 अल्फा जो है वो बराबर आ गया किसके, 180 डिग्री के, और अल्फा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं भी अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है भी। इसके पश्चात बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास देखिए, ये मान लिया मैंने जीवा है कोई ए बी, ये वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक है।
ये कोण मान लेता हूं मैं अल्फा है, ये बिंदु P मान लिया। ये कोण यदि अल्फा है तो ये कोण कितना होगा, 2 अल्फा होगा। ये कोण कितना होगा, 2 अल्फा। कैसे होता है देखिए, क्या बोलते हैं इसे भी, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक जीवा द्वारा, ये ए बी जीवा है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगना होता है। एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यदि ये कोण 60 डिग्री का होता, यदि ये कोण कितने डिग्री का होता, 60 डिग्री का, तो ये जो केंद्र पर बना कोण है ये कितने डिग्री का होता भी, 2 × 60 डिग्री यानी 120 डिग्री का होता। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होता है, दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ठीक है भी, यानी ये यदि 60 डिग्री का परिधि पर बना कोण 60 डिग्री का है तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। और इसका उल्टा भी सत्य है भी, ठीक है ना, वाइस वर्सा भी है, इसका उल्टा भी सत्य। उल्टा कैसे, जैसे एक जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यह भी सत्य है। कहने का मतलब यह कोण यदि 120 डिग्री का है तो यह कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जीवा यानी कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, मान लिया ये अपने पास कोई सर्कल है जिसका केंद्र है O, ये कोई सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, O है, और ये कोई जीवा है AB। जीवा क्या बताया था भी, जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों अंतिम बिंदु, जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ये जो है ये वृत्त की क्या है, परिधि है, ये O केंद्र है। तो देखिए, हमने ये कहा भी जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। एक होता है अपने पास दीर्घ वृत्तखंड, यानी जो बड़ा भाग होगा वो दीर्घ वृत्तखंड था, और छोटा भाग जो है वो लघु वृत्तखंड था। ठीक है, अब इस जीवा को आधार मानकर 2 प्रकार के कोण हम लोग बना सकते हैं। एक तो ये कोण बना दिया मैंने दीर्घ वृत्तखंड में, ठीक है ना, यहां बिंदु P नाम दे दिया, और एक दूसरा कोण बना दिया मैंने लघु वृत्तखंड में, यहां नाम दे दिया मैंने Q। ये कोण मान लेता हूं मैं अल्फा है, ये कोण मान लेता हूं थीटा है। ठीक है भी, अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो क्या कहती है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण, यानी किसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण हमेशा न्यून कोण होगा। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण क्या होगा, न्यून कोण। और लघु वृत्तखंड में बना कोण जो है वो होगा अधिक कोण, अधिक कोण। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण, और लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होगा। न्यून कोण कौन से कोण होते हैं, ऐसे कोण, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। जैसे ये अल्फा है तो अल्फा 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा, तो इसका मतलब ये क्या है, न्यून कोण है। और अधिक कोण किसे कहेंगे, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो। अधिक कोण जो होगा वो 90 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण। और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो अब इसे प्रूव कैसे करें, यानी थ्योरम ये कहती है, यहां पर लिख देता हूं मैं थ्योरम को, किसी जीवा द्वारा
किसी जीवा द्वारा, जीवा यानी कॉर्ड, किसी जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में बना कोण, दीर्घवृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण तथा लघु वृत्तखंड में बना कोण, लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। ये अपने पास थ्योरम है। अब इसे प्रूव करना है। इसे प्रूव कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। इसे प्रूव कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये मान लिया मेरे पास ए बी जीवा है। इस जीवा द्वारा ये कोण बनाया गया है बिंदु P पर। ये बिंदु P पर एक कोण प्रूव कर देता हूं, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां O वृत्त का केंद्र है, ये O। मैंने क्या किया, इस B से कोई एक व्यास खींच दिया वृत्त का, इस वृत्त का व्यास खींच दिया, ठीक है। यहां बिंदु मान लिया C, इसे एज्यूम किया है मैंने, BC कोई रेखा है, इसे एज्यूम किया और ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और इस बिंदु P पर कोण बना दिया, इस बिंदु P से C को मिला दिया, ठीक है। अब मुझे पता है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। यानी ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण जो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब ये जो कोण बना है यानी APB जो है, कोण APB जो है वो क्या है, छोटा है। वो क्या है भी, छोटा है। किस कोण से, देखिए चित्र से स्पष्ट पता चल रहा है। ये APB यानी ये कोण जो है इस पूरे कोण से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो कोण APB छोटा है किससे भी, CPB से, कोण CPB से। अब कोण APB छोटा है किससे, CPB क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। यानी 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उस कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसी प्रकार से यहां पर भी मैं खींच सकता हूं। देखिए ये रेखाखंड खींच दिया, यहां मिला दिया Q पर, और इस C को भी मिला दिया Q से, C को मिलाया Q से। तो ये इतना कोण 90 डिग्री है और ये एक्स्ट्रा आ गया इतना, ठीक है ना। तो यहां से क्या स्पष्ट हो जाएगा अपने पास, कोण AQB जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये कोण APB जो है वो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, और AQB क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है भी। ये क्या करना था, प्रूव करना था। ये थी पहली थ्योरम आज की। दूसरी थ्योरम देखिए, दूसरी थ्योरम आज की, ये O वृत्त का केंद्र है, ये AB जीवा है, ठीक है। अब देखिए मुख्य बात यहां पर क्या होगी, मैं इस O से जीवा पर कोई लंब डाल दिया, मैंने ये M लंब डाल दिया। तो ये लंब जो है यानी केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो गया, AM जो है बराबर है किसके, MB के।
AM बराबर है किसके, MB के। AM बराबर है किसके, MB के। ठीक है, इसे प्रूव करते हैं। किस प्रकार से प्रूव होगा, देखिए मैंने क्या किया, A को O से और O को B से मिला दिया, A को O से और O से B को मिला दिया। ये 90 डिग्री के एंगल हैं। तो दोनों ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल OMA तथा ट्रायंगल OMB में अपने पास क्या होगा, देखिए OM दोनों में कॉमन है। OM जो वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, कोण M दोनों में 90 डिग्री है। कोण M बराबर है कोण M के 90 डिग्री। ठीक है, OA और OB क्या है, रेडियस है। OA और OB क्या है, समान। OA बराबर है किसके, OB की। ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण यदि समान हो जाए, किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण यदि समान हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, AM जो बराबर है किसके, MB के। AM किसके बराबर होगा, MB के बराबर होगा। AM किसके बराबर होगा, MB के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं, किसी बिंदु यानी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये है जीवा का मध्य बिंदु M है, इससे केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये है। तो ये क्या होगी, जीवा पर हमेशा लंब होगी। जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या होगी, जीवा पर लंबवत होगी, लंब होगी। यानी OM जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर है, AB पर। OM परपेंडिकुलर होगा किस पर है, AB पर। ठीक है, या फिर जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये लंब समद्विभाजक है OM, लंब समद्विभाजक। ठीक है, जीवा का लंब समद्विभाजक हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ठीक है, ये थी अपनी दूसरी प्रमेय आज की। अब बात करते हैं तीसरी थ्योरम की। तीसरी थ्योरम में अपने पास समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लिया ये अपने पास कोई वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है और यहां पर एक कोई जीवा है AB और कोई दूसरी जीवा यहां पर है अपने पास CD, मान लेता हूं मैं इसे CD। ठीक है, AB और CD बराबर हैं। AB और CD की लंबाई क्या है, बराबर है। AB और CD की लंबाई क्या है, बराबर, यानी जीवाओं की लंबाई क्या है, समान है। हमें सिद्ध क्या करना है, भी ये दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, केंद्र से समान दूरी पर होगी, ये सिद्ध करना है। जैसे OM और N मान लेता हूँ। हमें प्रूव क्या करना है, OM जो है वो इक्वल है किसके, ON के। यानी केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं परस्पर समान होती है, या फिर यूं कहें समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री का, हमें पता है केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी CN और DN बराबर हैं। इसी प्रकार ये एंगल भी 90 डिग्री का, MB और AM क्या है, समान है। O को C से मिला दूं, O को C से मिलाया, O को B से मिला दिया, O को C से मिला दिया और O को B से मिला दिया। ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी।
तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, एक तो ONC ट्राइंगल हो गया, एक हो गया OMB। इन दोनों ट्राइंगल में CN और MB बराबर है। CN और MB बराबर है, क्यों? क्योंकि AB और CD का आधा भी तो क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, और एंगल N और M दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। OC और OB क्या है, ट्राइंगल की या जो सर्कल है उसकी रेडियस है। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सभी भुजाएं क्या होती है, समान, यानी सभी पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है भी, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ON जो है वो किसके बराबर है, OM के बराबर है। कॉन्ग्रुएंसी के अनुसार ON किसके बराबर है, OM के बराबर है। तो हम कहेंगे समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, और इसका वाइस वर्सा भी सत्य है, यानी इसका विपरीत भी सत्य है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं परस्पर समान होती हैं, यह भी क्या है, सत्य है। ठीक है भी, तो अपने पास नेक्स्ट थ्योरम थी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, और या फिर यूं कहें केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं परस्पर क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास नंबर 4। नंबर 4 है समान दूरी पर स्थित जीवाएं केंद्र या फिर परिधि पर समान कोण अंतरित करते हैं। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं केंद्र या फिर परिधि पर समान कोण अंतरित करते हैं। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, समान जीवाएं केंद्र या परिधि पर समान कोण अंतरित करती है। समान कोण अंतरित करती है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी सत्य है। यदि किन्हीं दो जीवाओं द्वारा केंद्र या परिधि पर समान कोण बनाए जाते हैं तो वह लंबाई में परस्पर क्या होगी, समान होगी। समान कोण बनाए जाते हैं तो लंबाई में परस्पर क्या होगी, समान होगी, यह भी क्या है, सत्य है। ठीक है, देखिए ये अपने पास वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया O है, एक जीवा ये मान ली मैंने AB, दूसरी जीवा अपने पास है CD, और AB और CD की लंबाई क्या है, समान है। AB बराबर है किसके, CD के। इन दोनों जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अल्फा है, और CD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, यदि AB और CD बराबर हैं तो अल्फा बराबर होगा किसके, थीटा के। अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा के, यानी समान जीवाएं केंद्र पर समान को अंतरित करती है। तो ये प्रूव करना है। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में देखिए AB बराबर है किसके, CD के, फिर AO, OB, OC और OD, यानी AO जो है ये रेखा इसके बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या वृत्त की त्रिज्या है। OB और OD भी बराबर होगी, क्यों, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो हम क्या कहेंगे यहां से भी, ये दोनों ट्राइंगल जो उनकी तीनों भुजाएं परस्पर क्या है, समान है। तीनों भुजाएं समान है। अब तीनों भुजाएं समान है, इसका मतलब है तीनों संगत भुजाएं समान होने के कारण ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एस 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 यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम होने के कारण इनके प्रत्येक कोण भी क्या होंगे, संगत कोण समान होंगे। तो इसी कारण अल्फा और थीटा परस्पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो समान जीवाएं केंद्र पर या परिधि पर समान कोण अंतरित करती है। अब केंद्र पर कोण समान है तो फिर परिधि पर भी कोण क्या होगा, समान होगा। केंद्र पर कोण समान है तो परिधि पर भी कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर। तो ये थी अपने पास चौथी प्रमेय। इसका विपरीत यानी वाइस वर्सा भी सत्य है। वाइस वर्सा क्या होगा, यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र या परिधि पर समान कोण अंतरित करे, समान कोण अंतरित करे तो वे परस्पर भी समान होगी। तो ये परस्पर भी समान होगी, ये भी क्या है, सत्य है।
ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद करे तो देखिए, मान लिया अपने पास ये कोई वृत्त है, इसमें दो जीवाएं हैं, एक जीवा मान ली मैंने ए बी है, दूसरी जीवा मान ली मैंने सी डी है, और ये दोनों जीवाएं पहले वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इसी प्रकार दो जीवाएं और मान लेता हूं मैं, ये वृत्त है कोई, इस वृत्त में एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा जो है वो सी डी है, और इन्हें आगे बढ़ाने पर ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं जैसे ए बी और सी डी है, ये वृत्त के अंदर या फिर बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, पी ए गुणा पी बी, पी ए और पी बी का गुणनफल जो है वो हमेशा बराबर होगा किसके, पी सी गुणा पी डी के। पी ए इंटू पी बी बराबर होगा किसके, पी सी गुणा पी डी के। पी ए इंटू पी बी बराबर होगा किसके, पी सी गुणा पी डी के। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर जो है एसएससी बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बार बार परीक्षा में आते हैं। यानी इसमें हमें एक पी ए पी बी इनकी वैल्यू दे देता है, या तो पूछ लेता है पी सी की वैल्यू क्या होगी या सी डी की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा आप लोग इसे देखें, इसे समझने का प्रयास करिए, किस प्रकार से इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, तो इसे मैं प्रूव करता हूं। सबसे पहले मैं इस वाले डायग्राम में आता हूं। मैंने ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया, ए को सी से और बी को डी से मिलाया है। ठीक है, ए को सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया, तो देखिए मेरे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल दोनों ट्राइंगल पी बी डी और पी सी ए दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल आ गया अपने पास, ट्राइंगल पी डी बी, और सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, पी ए सी के, ट्राइंगल पी ए सी के। ठीक है, क्यों सिमिलर होगा, यदि किन्हीं दो ट्राइंगल के, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो जाएं, तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो इसी आधार पर अपने पास पी ए सी और पी डी बी जो है वो क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समानुपाती होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। तो उसी आधार पर अपने पास पी डी बटे पी बी, पी डी बटे पी बी बराबर होगा किसके, पी ए बटे पी सी के, पी ए बटे पी सी के बराबर होगा। और यहां से वज्र गुणा कर देता हूं मैं, सॉरी पी ए पी डी बटे पी बी, वज्र गुणा करूंगा तो पी ए इंटू पी बी बराबर आएगा किसके, पी सी इंटू पी डी के। ठीक है, ये हो गया अपने पास, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गई जब प्रतिच्छेद बाहर प्रतिच्छेद करें तब की बात। अब अंदर की बात करता हूं मैं, जब बिंदु P पर अंदर की ओर प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, इसे मैं मिटा देता हूं। तो जब बिंदु P पर अंदर की ओर प्रतिच्छेद करें तो उस स्थिति में देखिए अपने पास क्या होगा, मैंने A को D से और B को C से मिला दिया, A को D से और B को C से मिला दिया। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, ये BD जो है ये अपने पास BD आर्क है, BD आर्क है, और एक आर्क द्वारा, एक चाप द्वारा परिधि पर बने कोण समान होते हैं। एक ही चाप द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए इस BD आर्क द्वारा बना ये कोण और इसी BD आर्क द्वारा बना ये कोण, तो कोण A और कोण C क्या हो गए, बराबर हो गए। कोण A और C क्या हो गए,
बराबर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो AC चाप है, इसी प्रकार से इस AC चाप के द्वारा बने कोण, जैसे कौन कौन से कोण देखिए, इस AC चाप के द्वारा बना ये D और इसी AC चाप के द्वारा बना ये B, ये दोनों कोण भी परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। ये दोनों कोण भी परस्पर समान होंगे और ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख है। तो ये दोनों त्रिभुज ये भी क्या है, इनके संगत कोण समान है। इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी समान है। अब संगत कोण समान है इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं ट्राइंगल PDA तथा ट्राइंगल PBC परस्पर क्या है भी, समरूप हैं, परस्पर समरूप हैं यानी सिमिलर हैं। और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समानुपाती होते हैं, इसका मतलब PD बटे PA बराबर होगा किसके, PB बटे PC के, और इन्हें वज्र गुणा कर दूंगा तो PA इंटू PB बराबर आएगा किसके, PC इंटू PD के। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करती है, जैसे AB और CD दो जीवाएं और बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अपने पास क्या होगा, PA इंटू PB बराबर होगा किसके, PC इंटू PD के। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पर बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास उभयनिष्ठ जीवा से संबंधित। यदि कोई दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की जीवा जो है वो कॉमन है, तो उभयनिष्ठ जीवा का कंसेप्ट जो है वो हम लोग जानते हैं। किस प्रकार से उभयनिष्ठ जीवाएं संभव है, वो सारे कंसेप्ट जो है वो आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए उभयनिष्ठ जीवा का कंसेप्ट लिख देता हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ कॉमन कॉर्ड। यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक ये वृत्त है और एक ये दूसरा वृत्त है, दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्याएं जो है, एक की R1 मान लेता हूं मैं, इसकी त्रिज्या मान ली R1 है, और इसकी त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या मान लेता हूं मैं, इसी बिंदु पर मिला देता हूं, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या मान ली मैंने R2 है। और इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो है, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा है AB लिख देता हूं। इसका केंद्र O1 है, इसका केंद्र O2 है, और केंद्रों के मध्य दूरी जो है वो D मान ली मैंने। केंद्रों के मध्य दूरी क्या है, D है। ठीक है, ये बिंदु मान लिया मैंने क्या है, C है। तो अब AB जो है, AB इस O2 केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है और O1 केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है। AB जो है वो O2 केंद्र वाले वृत्त की जीवा है और AB केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है। तो ये दोनों वृत्तों की जीवा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वृत्तों में क्या है, कॉमन है। तो इसी कॉमन कॉर्ड की लंबाई जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो मान लिया भी ये कॉमन कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी भाग x हो गया और ये भी भाग x हो गया। ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे, सामान्य सी बात है। अब देखिए यहां से देखूं मैं, यदि ये D है, ये भाग D है, तो D है और ये अपने पास लंब है, तो इसे मैं d/2 ऐसे लिख सकता हूं, d/2 लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर इसे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इस D को हमें ज्ञात करना है, तो D क्या है, O1 O2 यानी O1C और O2C की वैल्यू, O1C और O2C का जोड़ जो है उसे क्या कहेंगे, हम D1 कहेंगे। ठीक है, या D कहेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करें, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा अपने पास
अपने पास क्या है, ए बी है, उभयनिष्ठ जीवा क्या है, ए बी। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालना, तो देखिए त्रिभुज ACO1, ACO1 में क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो AC का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा, R1 का वर्ग माइनस क्या होगा, O1C के वर्ग के, O1C के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर यहां से। और इस AC की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाए तो फिर हमें इस BC की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसका दुगुना कर देंगे तो फिर अपने पास क्या आ जाएगी, कॉमन कोड आ जाएगी। और इसी प्रकार से AC की स्क्वायर जो है वो अपने पास R2 स्क्वायर माइनस O2C का स्क्वायर से भी ज्ञात हो सकती है, और इसका दुगुना जो होगा वो क्या होगी, कॉमन कोड होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई की। अब कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, केंद्रों के मध्य दूरी क्या होगी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी क्या होगी। तो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, केंद्रों के मध्य दूरी ज्ञात करें तो O1C और O2C की वैल्यू चाहिए, O1C और O2C की। तो इसी से मैं ज्ञात करूंगा O1C की वैल्यू क्या होगी। तो O1C का वर्ग जो मेरे पास कितना आएगा, R1 स्क्वायर माइनस AC यानी x का स्क्वायर। ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहां से O1C की वैल्यू ज्ञात करूं तो क्या आएगा, R1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसी प्रकार से O2C की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, रूट ऑफ R2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और O1C और O2C को जोड़ दूं यदि, O1C प्लस O2C जो होगा वो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ R1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसे D की वैल्यू, क्योंकि O1C और प्लस O2C किसके बराबर है, D के बराबर है। ठीक है, तो ये था अपने पास उभयनिष्ठ जीवा का कंसेप्ट, और उभयनिष्ठ जीवा की अलग अलग कंडीशंस जो होगी उस कंडीशंस की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्थिति नंबर 2 की बात करें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। स्थिति नंबर 2 की बात करें अभी। स्थिति नंबर 2, दूसरी स्थिति क्या होगी, देखिए दूसरी स्थिति यह है, यदि R1 और R2 हैं, ये बिंदु A पर मिल रही हैं, ये AB जो है उभयनिष्ठ जीवा है, और ये C पर प्रतिच्छेद। यदि O1A और O2 एंगल O1A O2 जो है वो 90 डिग्री का हो, कहने का मतलब ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये एंगल यदि 90 डिग्री का होगा तो फिर जीवा की लंबाई क्या होगी, तो फिर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो ये x और ये भी क्या है, x है। तो यहां पर मैं x की वैल्यू ज्ञात करूंगा, पहले x की वैल्यू, और दोनों केंद्रों के मध्य दूरी जो है वो कितनी है, d है। तो x की वैल्यू, या फिर यूं कहूं मैं AC की वैल्यू, AC बराबर x किसके होगा, R1 इंटू R2 बट्टे D के बराबर होगा। R1 इंटू R2 बट्टे D के बराबर, R1 R2 बट्टे D के बराबर होगा। ठीक है, और फिर हमें ज्ञात क्या करना है, AB की लंबाई। तो AB जो है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, और 2x की वैल्यू क्या है, R1 R2 बटे D है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई यानी AB की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू R1 R2 बटे D। R1 और R2 वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और D दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी है। R1 और R2 जो है वो क्या है, R1 और R2 त्रिज्याएं हैं, और D दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य
दूरी है। तो देखिए ये जो प्रमेय ये क्या कहती है, यदि जो उभयनिष्ठ जीवा है उसके शीर्ष को या मिलाने वाली केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं उस पर क्या हो, परस्पर लंब हो, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं इस बिंदु ए पर क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तो उभयनिष्ठ जीवा यानी ए बी की लंबाई 2 इंटू R1 R2 बटे डी होगी, 2 इंटू R1 R2 बटे डी होगी। ठीक है, यह था दूसरा कंसेप्ट उभयनिष्ठ जीवा से संबंधित। अब तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो, समान हो, तो बात करें, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो, समान हो, ठीक है, एक वृत्त ये है और ये दूसरा वृत्त है और दोनों की त्रिज्याएं क्या है, परस्पर समान है। त्रिज्याएं समान है इसका मतलब दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। ठीक है, त्रिज्याएं समान है भी। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है, r है, और दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी भी कितनी होगी, फिर r ही होगी। तो अब यदि हमसे पूछा जाए कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, तो देखिए यहां पर मैं a मान लेता हूं, ये O1 है, ये O2 है और ये B है, ये बिंदु C है। तो A से जो है वो ये देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AO1O2, त्रिभुज AO1O2 की तीनों भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। त्रिभुज AO1O2 की तीनों भुजाएं समान होगी और तीनों भुजाएं समान जिस त्रिभुज की होती है उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज की ये AC जो है वो क्या है, ऊंचाई है, इसकी हाइट है यानी x, तो हाइट है, तो हाइट जो है वो किसके बराबर होती है, √3/2 गुणा भुजा। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुणा भुजा होता है, √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 इंटू भुजा, भुजा क्या है, r है, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास √3/2 इंटू r। ठीक है, और ये x है और ये भी नीचे BC भी क्या है, x के बराबर है, तो AB किसके बराबर है, 2 इंटू x के बराबर है, तो √3/2 इंटू 2 इंटू r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास बचा √3r। तो यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3 गुणा भुजा होती है, √3 गुणा त्रिज्या कह दें, √3 गुणा त्रिज्या कह दें। ठीक है ना, r क्या है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या है, समान है। ठीक है, तो यह था उभयनिष्ठ जीवा का तीसरा कंसेप्ट। अब लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। लास्ट कंसेप्ट क्या है उभयनिष्ठ जीवा का, वो देखिए। इस थ्योरम को आसानी से समझना है। ठीक है, थ्योरम क्या है, देखिए ये कोई दो वृत्त हैं, इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो है वो AB है और ये O1 है केंद्र, इसका केंद्र O2 है। ये जीवा क्या कहती है, ये थ्योरम क्या कहती है, इस जीवा के शीर्ष A से मैंने एक व्यास खींच दिया, ये व्यास है इसका। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी व्यास खींच दिया A से। ठीक है, ये बिंदु मान लिया P है, ये बिंदु मान लिया Q है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इस PQ को मिलाने वाली रेखा जो है, इस PQ को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो रेखा इस B से होकर गुजरेगी, PQ को मिलाने वाली रेखा B से होकर गुजरेगी। यानी कहने का मतलब थ्योरम क्या कहती है, किसी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा के शीर्ष, जीवा के एक शीर्ष से दोनों वृत्तों के व्यास खींचे जाएं और व्यास के दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो है वो जीवा के दूसरे शीर्ष यानी दूसरे बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये थ्योरम है उभयनिष्ठ जीवा से संबंधित अंतिम थ्योरम है ये। ठीक है, तो आज हम लोगों ने उभयनिष्ठ जीवा के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय।
यानी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय यानी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, देखिए जैसे ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ये कोई स्पर्श रेखा खींच दी, यहां पर ये स्पर्श रेखा है कोई, मान लिया AB है, और ये स्पर्श रेखा AB जो है इस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करे, यानी स्पर्श बिंदु जो है वो P है। ठीक है, इस P से एक कोई जीवा खींच दी, ये जीवा T है, यहां पर ये PT क्या है, कोई जीवा है। इस PT द्वारा ये जो बना है ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड। लघु और दीर्घ वृत्तखंड में मैंने कोण बना दिए इस जीवा द्वारा, एक तो कोण बना दिया यहां पर, इसे मैं M नाम दे देता हूं, और यहां पर कोई कोण बना दिया, ये है, इसे बोल दिया मैंने N। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा एक ही बिंदु पर यानी स्पर्श बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं तो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एकांतर वृत्तखंड में बने कोण कैसे, देखिए ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना ये कोण यानी कोण TPB, कोण TPB बराबर होगा किसके, इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण यानी TMP के, कोण TMP के। और इसी प्रकार इस जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा ये कोण बनाया गया है, कोण TPA, कोण TPA ये बराबर होगा किसके, इसके, यानी इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण ये है, तो इस कोण के यानी TNP के, कोण TNP के। तो ये जीवा क्या, ये प्रमेय क्या कहती है, यदि स्पर्श रेखा और जीवा किसी बिंदु पर मिलती है यानी बिंदु P पर स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, यानी एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये अपने पास इस एकांतर वृत्तखंड प्रमेय के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भी एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। इसके पश्चात आता है भी सकेंद्रीय वृत्तों की यदि कोई जीवा खींचे, सकेंद्रीय वृत्तों के लिए जीवा खींचे तो उस पर कौन कौन से कंसेप्ट जो है वो लागू होते हैं। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों के लिए देखिए ये एक वृत्त है और ये कोई दूसरा वृत्त है, इन दोनों का केंद्र जो है वो O है, समान है, और एक मैंने जीवा खींच दी, ये AB जीवा है, और इस AB का भाग CD जो है वो इस छोटे, जिसकी त्रिज्या मान लेता हूं, छोटे वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं R है, और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। ठीक है, ये मान लेता हूं। तो इस जो केंद्र है, केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब, मान लिया ये M है। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई H, इसको बिंदु C से मिलाया, ये दूरी R है, और A से मिलाया, दूरी क्या है, कैपिटल A R है, दूरी क्या होगी, कैपिटल R होगी। तो AC किसके बराबर होगा, AC। तो देखिए पहले CM ज्ञात करेंगे, पहले AM ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं बात करूं AM की, AM किसके बराबर होगा, रूट ऑफ, यानी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल है तो R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इसी प्रकार CM किसके बराबर होगा, रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस H स्क्वायर के। ठीक है, यदि CD की लंबाई पूछ ले, CD जो है वो किसके बराबर होगा, तो CD होगा CD किसके बराबर होगा, इस CM के दुगने के, तो CM के दुगने के यानी CD बराबर होगा 2 इंटू CM लिख देता हूँ, CM की वैल्यू रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस H स्क्वायर है। और AB यदि पूछे तो AB किसके बराबर होगा, 2 इंटू AM के बराबर होगा, यानी कि रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर है माइनस H स्क्वायर है AM के स्थान पर। ठीक है, हमें AC पूछ ले, AC और ये BD जो बराबर होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, AM माइनस CM होगी। तो AM के स्थान पर अपने पास क्या है, रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस रूट ऑफ
स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम ए सी और डी बी की वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट देखिए, माना अपने पास कोई वृत्त है, ये मैंने कोई वृत्त बनाया और इस वृत्त पर एक कोई ऐसी रेखा जो इसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकल जाए, जैसे ये बिंदु है, इस पर स्पर्श करती हुई निकल गई, ये ए बी रेखा है। ठीक है, तो ये ए बी जो है, यानी ए बी जो रेखा खंड है या रेखा जो है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ठीक है, और जिस बिंदु पर मान लिया P बिंदु पर ये स्पर्श की है, वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करी, ठीक है, तो ये बिंदु P जो है इसे बोलते हैं टेंजेंशियल पॉइंट यानी स्पर्श बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंशियल पॉइंट। टेंजेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा होती है एक ऐसी रेखा या ऐसा रेखाखंड जो किसी वृत्त को या किसी वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर वह स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी स्पर्श रेखा है और इससे संबंधित कौन कौन सी थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं उन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरम की बात मैं करता हूं यहां पर। सबसे पहली थ्योरम क्या है अपने पास? देखिए, नंबर 1 पहली थ्योरम यह है, बी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को यदि केंद्र से मिला दिया जाए, ठीक है, यानी त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर यदि मिले तो देखिए किस प्रकार से। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त की ये कोई स्पर्श रेखा है, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसने बिंदु P पर स्पर्श किया है, ए बी स्पर्श रेखा है। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का क्या है? केंद्र। अब इस O को मैंने क्या किया? इस P से मिला दिया, O को P से मिला दिया, यानी OP जो है, OP को क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां पर OP जो है, OP परपेंडिकुलर होगा किस पर है? AB पर। OP जो है वो लंबवत होता है AB पर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम ये है, बी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, मिलने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। ठीक है, तो ये लंबवत है, इसे हमें प्रूव करना है। ओपी परपेंडिकुलर है इसके। देखिए किस प्रकार से प्रूव करेंगे। मैंने क्या किया? ओ को ए से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया, ओ को ए से मिलाया और ओ को बी से मिलाया। ठीक है, देखिए यहां से क्या क्या चीजें अपने पास आएगी। सबसे पहली बात ओपी जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ओपी उभयनिष्ठ है। इसके पश्चात देखिए एपी जो है वो बराबर होगा किसके? बीपी के। एपी बराबर होगा किसके? बीपी के। ठीक है ना, और केंद्र पर जो कोण है वो भी क्या होगा? समद्विभाजित, यानी ये एंगल जो इस एंगल के बराबर होगा। तो इस ट्राइंगल में देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में बात करें, यानी OPA और OPB में बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, यानी ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रेंट होगा किसके? ट्राइंगल OPB के। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के सभी पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहला AP जो है वो बराबर है किसके? BP के। फिर उसके बाद एंगल OAP जो है, OAP यानी ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? OBP के। एंगल OBP के बराबर होगा। फिर ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर, यानी एंगल OPA जो है वो भी बराबर होगा किसके? एंगल OPB के। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब देखिए AB एक सीधी रेखा है और ये सीधी रेखा है, तो ये दोनों एंगल जो है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है,
तो इन दोनों का जोड़ जो कितना होगा 180 डिग्री होगा। इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूं एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू है किसके 180 डिग्री की। और ये देखिए दोनों यहां पर क्या है समान है, इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख दूं 2 एंगल OPA इक्वल टू है किसके 180 डिग्री के। तो एंगल OPA जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है OPA और OPB जो किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। और हम क्या कहेंगे OP जो है इस AB पर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप लोगों को जो याद रखना है वो बात क्या है, विस्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या क्या होती है लंबवत होती है, और वो इस जो अपनी स्पर्श रेखा इसे समद्विभाजित भी करती है, वो इस स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करती है। तो लंब समद्विभाजक कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब समद्विभाजक का काम करती है। ठीक है भी, कोई समस्या नहीं। इसके पश्चात नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है देखिए, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर एक मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं, ये कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये कोई जीवा थी AB मान लिया इसे मैंने, और यहां पर बिंदु P है और ये बिंदु मान लेता हूं मैं T है, स्पर्श बिंदु T है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या होगा PA इंटू PB जो है वो बराबर होगा किसके PT स्क्वायर के। PA इंटू PB किसके बराबर होगा PT स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो थ्योरम है एक महत्वपूर्ण, यानी AB क्या है इसकी कोड है जीवा है, और ये क्या है स्पर्श रेखा है। तो PT स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु तक, और इस जीवा AB को आगे बढ़ाया, यानी BA को A की दिशा में आगे बढ़ाया P तक, तो दोनों P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अपने पास क्या होगा PA इंटू PB जो है वो बराबर होगा किसके PT स्क्वायर के। इसे प्रूव कैसे करेंगे ये देखिए। प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस B को T से और A को T से मिला दिया, B को और A को मैंने क्या किया T से मिला दिया। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये अपने पास एक जीवा है, ये क्या है जीवा। तो जीवा जो है उस पर अपने पास क्या बनेगा, एक जो हमने पीछे पढ़ा था वृत्तखंड वाला। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं समान होते हैं, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो उसी आधार पर मैं यहाँ पर हल करूंगा इसे। देखिए किस प्रकार से, जैसे ये है, ये ATB तो क्या है जीवा है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल जो है इसे मान लेता हूं मैं थीटा है। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा थीटा। अब देखिए इसे, इस एंगल को मान लेता हूं मैं अल्फा मान लेता हूं, इस एंगल को क्या मान लूं मैं अल्फा। यहां पर स्पर्श रेखा नहीं है, इसे छोड़िए एक बार, इस एंगल को मान लेता हूं मैं, पूरे को मान लिया मैंने, इस पूरे एंगल को मान लिया मैंने अल्फा है। तो फिर ये एंगल जो है ये क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, एक तो ट्राइंगल अपने पास है PTB और दूसरा ट्राइंगल अपने पास है PAT। इन दोनों में देखिए ट्राइंगल PTB जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PAT के। ठीक है, किस प्रकार से होगा देखिए, इनमें दो एंगल जो है अल्फा और थीटा, यहां पर अल्फा और थीटा दोनों इक्वल हैं। दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही। तो तीनों एंगल जिन दोनों ट्राइंगल में इक्वल होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये समरूप होने के कारण हमने लिख दिया ट्राइंगल PTB समरूप है या सिमिलर है किसके ट्राइंगल PAT के। और समरूप जो ट्राइंगल होते हैं या सिमिलर ट्राइंगल के सभी भाग जो हैं वो समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती भाग होंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से PT बटे PB बराबर होगा किसके PA बटे PT के। तो इन दोनों का वज्र गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा PA इंटू PB बराबर होगा किसके PT इंटू PT यानी PT के वर्ग के।
ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोगों को याद रखनी है ये थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है, एक कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इसके बाहर कोई बिंदु है, मान लिया P बिंदु है, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों लंबाई में समान होती है, दोनों लंबाई में समान होती है। जैसे ये बिंदु P है, इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे एक तो ये खींच दूं मैं, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा यहां से खींच देते हैं। ठीक है, ये बिंदु A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं, तो ये PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों परस्पर लंबाई में क्या होगी, समान होगी, दोनों लंबाई में क्या होगी, समान होगी। ये बात हमें प्रूव करनी है, तो देखिए किस प्रकार से इसे प्रूव करेंगे। यहां पर ले लेता हूं मैं, वृत्त का केंद्र है, इस A को O से मिला दिया और A को B से मिला, O को B से मिला दिया और P को O से मिला दिया यहां से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, क्यों, पीछे हमने थ्योरम में पढ़ा था। ये रेडियस है, रेडियस इक्वल होगी और ये OP जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल PAO, ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल PBO के, ट्राइंगल PBO के। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक OA साइड OB के बराबर है, PO दोनों में उभयनिष्ठ है और एक 90 डिग्री के एंगल आगे, एंगल A और B, तो दो साइड और एक एंगल इक्वल होने के कारण दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के सभी पार्ट्स जो हैं यानी जो संगत भाग जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल होंगे, इसका मतलब PA जो है वो बराबर होगा किसके भी, PB के। एक बात तो ये आ गई, PA बराबर होगा किसके, PB के। इसके बाद देखिए ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल APO इक्वल होगा किसके, एंगल BPO के। दूसरी बात यहां से महत्वपूर्ण, इसके बाद यहां पर देखिए ये वाले एंगल भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों, तो एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल होगा किसके, एंगल BOP के, BOP के। ठीक है, ये अपने पास तीन बातें याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मुख्य बात और क्या आती है, मुख्य बात देखिए ये एक जो ट्राइंगल अपने पास, ये जो पूरी आकृति बनी है यानी AOBP, ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के हम जानते हैं भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर चार कोण बने A, O, B और P, चारों के जो सम होगा चारों कोणों का वो 360 डिग्री होगा। ये दो सामने वाले एंगल A और B का सम कितना है, 180 डिग्री है। A और B का सम कितना है, 180 डिग्री। तो बच्चे कौन है, एंगल AOB और दूसरा कौन बचा है, एंगल APB प्लस एंगल APB। इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल AOB और APB का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री। और ये तो है ही अपने पास एंगल OAP और प्लस एंगल OBP, इनका जोड़ तो 180 डिग्री है ही। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सम्मुख कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसे क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहां पर जो ये अपने पास चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज OABP जो है, OAPB जो है एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। यह बात हमें हमेशा याद रखनी है। कौन सा चतुर्भुज होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। दोनों को यानी
बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कोण P को समद्विभाजित करेगी। कोण P को क्या करेगी? समद्विभाजित। तभी तो एंगल APO बराबर आया किसके? एंगल BPO के। फिर ये OP जो रेखा है वो एंगल AOB को भी क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। तभी तो एंगल AOP BOP के बराबर आया है। और एंगल AOB और APB का जोड़ जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल A और B का जोड़ भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समूह कोणों का जोड़ 180 डिग्री होने के कारण ये दोनों, या यूं कहें ये चतुर्भुज जो है OAPB चतुर्भुज जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, ये थी अपनी महत्वपूर्ण थ्योरम। इस पर से काफी बार न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? देखिए, नेक्स्ट थ्योरम अपने पास, ये कोई चतुर्भुज है, यहां पर कोई बाहर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु P से मैंने दो स्पर्श रेखाएं जो है वृत्त पर खींची है। पहली स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा, ये बिंदु P हो गया। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है। मैंने यहां पर O को मिला दिया है, O को ये A बिंदु है, ये B है, A और B से मिला दिया। ठीक है, ये एंगल X डिग्री का मान लिया, ये कितना है? X डिग्री। अब देखिए, यहां पर मैं कोई बिंदु ले लेता हूं Q, और यहां पर ले लेता हूं मैं कोई बिंदु P ले लेता हूं। ये P है और ये Q है। तो हमें कई बार परीक्षा में इस प्रकार का डायग्राम देकर पूछ लिया जाता है भी एंगल AQB की वैल्यू क्या होगी, या फिर एंगल APB की वैल्यू क्या होगी। तो AQB जो एंगल होगा, AQB का मान जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री प्लस x/2, 90 प्लस x/2। एंगल AQB की वैल्यू क्या होगी? 90 प्लस x/2 होगी। 90 प्लस x/2। जैसे यदि ये कोण अपने 60 डिग्री का दे दे, ये कोण कितना दे दिया? 60 डिग्री। और हमें पूछ लिया AQB का मान कितना होगा, तो 60 का आधा कितना हो गया? 30। तो 90 प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री। तो AQB का मान कितना हो जाएगा? फिर 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो एंगल है APB, एंगल APB की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस x/2 हो जाएगी। 90 माइनस x/2। ये यदि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का आधा कितना हो गया? 30। और इस 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यदि एंगल हमें x दिया है और AQB की वैल्यू पूछ ले, तो AQB की वैल्यू क्या होगी? 90 प्लस x/2 होगी, और APB की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस x/2 होगी। ठीक है, बशर्ते यहां पर मुख्य शर्त क्या है? A और B जो है वो स्पर्श बिंदु होने चाहिए। A और B क्या होने चाहिए भी? A तथा B स्पर्श बिंदु होने चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, स्पर्श बिंदु होने चाहिए। A और B जो है वो क्या होने चाहिए? स्पर्श बिंदु होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। एंगल AQB का मान 90 प्लस x/2 और APB का मान कितना होगा? 90 माइनस x/2 होगा। ठीक है, ये थी अपनी नेक्स्ट थ्योरम। इसके आगे वाली थ्योरम की हम लोग चर्चा करते हैं। इसके आगे वाली थ्योरम देखिए, महत्वपूर्ण थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये अपने पास कोई वृत्त है। इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गई है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये O केंद्र, ये बिंदु P है। ठीक है,
यहां पर एक और स्पर्श रेखा जो है वो इस प्रकार से खींची गई है, इसका नाम दे देते हैं एम और एन है, एम और एन। ठीक है, क्या किया भी, इस ए को ओ से मिलाया और ओ को बी से मिला दिया, इस ओ को एन से मिला दिया और ओ को एम से मिला दिया। ठीक है, ओ को एन से मिला दिया और ओ को एम से मिला दिया। अब पूछा जाता है, ये कोण हमें दे दिया जाता है, ये कोण बोल दिया यदि x है, ये कोण कितना है, x है, तो इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान यानी MON, एंगल MON का मान कितना होगा। ये यदि x है तो MON का मान कितना होगा। तो कोण MON की वैल्यू भी 90 माइनस x/2 होती है, 90 डिग्री माइनस x/2 डिग्री होती है। ठीक है, 90 माइनस x/2 कैसे होती है वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे। किस प्रकार से हम कह सकते हैं भी एंगल MON, जैसे ये एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस x/2 होगी। कैसे होगी वो देखिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस O को मिला दिया मैंने P से, O को मिला दिया मैंने किससे, P से। ठीक है, O को P से मिलाया मैं। अब देखिए यहां पर ये पूरा कोण मान लिया मैंने अल्फा है, पूरा कोण कितना मान लिया, अल्फा। तो ये कोण भी कितना होगा अपने पास, अल्फा ही होगा, ये कोण भी कितना होगा, अल्फा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये अल्फा प्लस अल्फा है दोनों। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपने पास ये तो बिंदु P M है। ठीक है, ये P की तरह काम कर रहा है, तो ये एंगल देखिए यहां पर ये इसे समद्विभाजित करेगा अल्फा/2 और ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा/2। इसी प्रकार से ये भाग भी अल्फा/2 और ये भी कितना होगा, अल्फा/2। तो टोटल देखिए अल्फा/2 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 यानी 4 अल्फा/2 यानी 2 अल्फा हो गया इन दोनों का जोड़। तो हमें ये पूरा एंगल पता करना है, तो ये कितना आया है अपने पास, ये एंगल आया है अल्फा। कितना आया है, अल्फा आया है। ठीक है ना। तो एंगल MON की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, एंगल MON की वैल्यू आई है अल्फा। और इसका मतलब ये है इस AOB का क्या है, आधा है, एंगल AOB/2 है, आधा है। ठीक है ना। MON जो होगा एंगल इस AOB का क्या है, आधा, यानी AOB अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा था और ये क्या है, अल्फा है। तो इस AOB का क्या है, आधा है। अब यदि देखिए यहां पर ये एंगल x हो, ये एंगल क्या हो, x हो, तो हमें पता है एंगल AOB प्लस x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। एंगल AOB फिर किसके बराबर होगा, AOB बराबर होगा 180 डिग्री माइनस x के। हमें क्या चाहिए, AOB का आधा चाहिए। तो एंगल AOB का आधा जो कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 90 और माइनस x/2, 90 माइनस x/2। और एंगल AOB का आधा जो है वो किसके बराबर है, एंगल MON के बराबर है। तो एंगल MON जो वो कितना आ गया, 90 माइनस x/2 आ गया। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, ये रिजल्ट डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। फिर देखिए कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, भी मैं यहां से इसे साफ कर देता हूं एक बार। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, थोड़ा टफ भी रहता है करना, आसान है वैसे यदि आप लोग थ्योरम याद रखो तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, हमें ये एंगल दे दिया जाता है x और ये एंगल यहां से पूछ लिया, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, इसे मान लेता हूं मैं ये y है, तो हमें पूछ लिया y की वैल्यू क्या होगी, x हमें गिवन है और y की वैल्यू क्या होगी ये हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिए हमने कहा है भी ये एंगल जो सारा एंगल जो था ये 2 अल्फा था, ये सारा एंगल कितना था, 2 अल्फा था। ठीक है, ये फिर कितना है, अल्फा है, तो अल्फा/2 था ये इतना एंगल अल्फा/2। तो इस अल्फा/2 की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लें। तो यहां से देखिए मैं किस प्रकार से ज्ञात करूंगा, ये मेरे पास AOB जो था वो था 2 अल्फा प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, कितनी थी,
90 माइनस एक्स बाई 2 थी। अब इसमें 2 का भाग और दूं तो अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री माइनस एक्स बाई 4, 45 डिग्री माइनस एक्स बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल देखिए, इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना होगा, ये एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री, जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। तो फिर अपने पास मैं लिख दूं y प्लस अल्फा बाई 2 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो y किसके बराबर होगा 90 माइनस 45 और प्लस x बाई 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एंगल इस y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x बाई 4, प्लस x बाई 4 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ये रिजल्ट भी डायरेक्ट याद रखना है। फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे जो हैं वो क्या होंगे इक्वली होंगे, ये सारे एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री प्लस x बाई 4 होगी। और x क्या है, ये वाला एंगल है। ठीक है, जैसे यदि ये एंगल हमें दे दिया जाए भी 60 डिग्री का है, ये एंगल कितना दे दिया जाए 60 डिग्री का, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये एंगल हमें दे दिया जाए भी 40 डिग्री का है, 44 डिग्री का है, 40 डिग्री का होगा तो 40 होगा, तो यहाँ पर 40 में 4 का भाग देंगे 10 आ जाएगा, 10 और 45 जो कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। भी ये एंगल पूछ रहे तो कितना होगा 45 डिग्री प्लस एक्स बाई 4, और ये एंगल M1 पूछ रहे तो कितना होगा 90 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर यदि एंगल पूछ ले तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पर पूछ ले ये 90 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ पर पूछ ले तो 90 माइनस एक्स बाई 2 होगा। ठीक है ना, तो ये चारों डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बारी बारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 5 थ्योरम की है। ये अपनी रेगुलर सीरीज जो है वो चल रही है, अभी तक 3 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। तो मैं आशा करता हूं भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।